हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 है ना। चैप्टर 3 किसके बारे में बातें करने वाला है? प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स किसकी बनी होती हैं? अमीनो एसिड्स की। तो यहां पर अमीनो एसिड्स की भी बातें होंगी, ठीक है ना। प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की बातें होंगी, अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन की बातें होंगी, काफी सारी चीजें हैं, उनके बायोलॉजिकल रोल के बारे में बातें होंगी, कुछ बीमारियां जो हो जाती हैं उसके बारे में बातें होंगी। तो अपने जो कोर्स में है उसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? अमीनो एसिड्स, है ना। हेडिंग में सबसे ऊपर प्रोटीन दे दिया। प्रोटीन को समझने के लिए हमें अमीनो एसिड्स को समझना जरूरी है, तो इसीलिए पहला लेक्चर हमने अमीनो एसिड का रखा है, ठीक है ना। अब अमीनो एसिड में हमें क्या क्या लेना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन। देखो अमीनो एसिड का बता दूं मैं, क्लासिफिकेशन कई तरीके से पॉसिबल है, स्पष्ट बात। लेकिन अपने कोर्स में साफ साफ लिखा है हमें उसका बाय केमिकल नेचर और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है, यही दो क्लासिफिकेशन करने हैं। फिर बता दे रहा हूं इस बात को मैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स होंगे और यहां पे हम देखेंगे इसका बायोलॉजिकल रोल, हमारी बॉडी में इनके क्या क्या रोल है। स्टार्ट करें, चलो आते हैं। तो सबसे पहले अमीनो एसिड्स। तो देखो मैं बता दूं मैं, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन का आपस में क्या रिश्ता है, ठीक है, समझते हैं इसको हम लोग। अमीनो एसिड और प्रोटीन का आपस में क्या रिश्ता है? अमीनो एसिड्स, ठीक है। देखो यहां बता दे रहा हूं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे इस बात को हम लोग। अमीनो एसिड से जुड़ करके क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। यानी कि जो बात मैं हमेशा समझाता आता हूं कि जैसे कि मान लो छोटे छोटे छल्ले, कुछ बातें याद आई होंगी, इनको तुम लोग क्या कहोगे? छल्ले। यही छल्ले जब आपस में मिल जाएंगे, अब तुम इसको क्या कहोगे? रिंग कहोगे, चेन कहोगे। क्या कहोगे? रिंग नहीं, सॉरी, चेन कहोगे। रिंग तो ये थी, ये क्या थे? रिंग्स थी हमारे पास। अब यहां पर क्या आ गई? ये चेन हो गया। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ये चेन हो गया है, ये पॉली, मतलब बहुत सारे आपस में मर्ज होकर के बने, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? पॉलीमर। बातें याद आ रही होंगी। ये बातें अभी इसलिए बता दे रहा हूं कि बार बार रिपीट होंगी बातें ये, ठीक है ना। और अमीनो एसिड्स क्या हो गए? मोनो, है ना। तो ये हो गए मोनोमर। तो मोनोमर से जुड़ करके कोई बड़ी चीज जब बनती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉलीमर। तो प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। और ये यहां पे तो ये मोनोमर है प्रोटीन का, प्रोटीन पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का। पहली चीज क्लियर है, बातें बिल्कुल क्लियर। अब बड़ा ही बेसिक सी बात चीज हम लोग यहां पे और देख लें, बिल्कुल उसको अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल अभी देखो स्ट्रक्चर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बहुत जरूरी है। देखो अमीनो एसिड्स होता कैसा है? अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो सब में पाया जाएगा। तो देखो नाम जुड़ा हुआ अमीन और एसिड, ठीक है। तो यहां पर एक कार्बन होता है, उसके साथ एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ होता है, COOH। कुछ बुक्स में या कुछ जगहों पे तुम लोगों को ये इस तरह से दिखा दिया जाएगा, डबल बॉन्ड O और OH, डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको अभी बंद करके दिखाता हूं, चीजें फिर आगे क्लियर करेंगे। फिर एक लगा होता है हमारे पास H ग्रुप, एक लगा होता है यहां पर R। ये जो R होता है, यही R लगातार क्या होता है? चेंज होता रहता है। यही R कभी H बन जाएगा तो एक अलग अमीनो एसिड हो जाएगा, यही R कभी CH3 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक तरफ क्या लगा हुआ है मेरे पास? NH2। तो ये लगा हुआ है अमीन ग्रुप और ये लगा हुआ है एसिड, तो क्या बना ये? अमीनो एसिड। समझते हैं ना बात को। अब जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, देखो ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखी होगी IUPAC ऑर्डर, IUPAC ऑर्डर, ठीक है ना। तो ऑर्डर में जो ग्रुप बड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। तो बड़ा बड़ा मतलब प्रायोरिटी में ज्यादा होता है, तो ये प्रायोरिटी में बड़ा है। तो ये जिस कार्बन से लगा हुआ है, ये कार्बन क्या बन जाता है? अल्फा। इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा। जैसे मान लो सपोज यहां पे लगा होता है COOH, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ठीक है ना। तो जो इसके साथ वाला कार्बन होता है वो अल्फा, इसके बाद वाला बीटा, इसके साथ वाला फिर गामा, अल्फा बीटा गामा। तो ये कार्बन क्या हो गया?
अल्फा हो गया, अल्फा कार्बन पर ही अमीन ग्रुप लगा हुआ है। देखो जो बातें बता रहा हूं सब आगे लिखी हुई आएंगी, वहां पे समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट बातें यही हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अल्फा कार्बन पे ही क्या लगा होता है, अमीनो लगा हुआ है। तो ये मेरा क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। अब होता क्या है, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन तोड़े गए उनके अंदर अमीनो एसिड को देखा गया, सब में अल्फा पाए गए, बीटा भी होते हैं लेकिन बीटा मिले नहीं हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में जो जितना भी अमीनो एसिड है उसको हम सिंपल अमीनो एसिड बोलते हैं। यानी कि अमीनो एसिड बोलने का मतलब है वो सारे के सारे क्या है, अल्फा अमीनो एसिड्स। याद रखना ये बात को, क्लियर है। तो सारे के सारे क्या हो गए, अल्फा। अल्फा का मतलब क्या होता है, आईओपी से समझाया मैंने, बेसिक नॉलेज थी ये, ठीक है। अब देखो यहां पर होगा क्या, एक चीज ये क्लियर होगी, अल्फा क्यों कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर इसका अब समझ में आने लगा होगा, ठीक है ना। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर होता क्या है, ये जो आर होता है ना, ये आर मेरा यहां पर क्या बदलता रहेगा। कभी ये आर की वैल्यू एच हो जाएगी, कभी CH3 हो जाएगी, सब दिखाऊंगा अभी। कभी ये वैल्यू C2H5 हो जाएगी, कभी ये बेंजीन बन जाएगा। जैसे जैसे यार ये बाकी का ऊपर का ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा सारे अमीनो एसिड में, यानी कि ये इतना स्ट्रक्चर सेम रहेगा सबके अंदर। इतना स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो इतना स्ट्रक्चर सब में क्या रहने वाला है, सेम। ये सब में सेम रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो आर है, आर ही बदलता है, आर के बदलने की वजह से अमीनो एसिड मेरे बदल जाते हैं। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे, जो मैंने बात की थी, क्या बोला था मैंने कि अमीनो एसिड से जुड़ करके क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। खैर इसको वहां समझाना चाहिए, लेकिन यहां बता देता हूं, सेकंड लेक्चर जो आएगा अपना स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वहां पे पेप्टाइड्स के बारे में बातें होंगी, लेकिन समझ लेते हैं कि अब यहां पे देखो क्या है, बेसिक सा और कॉन्सेप्ट समझे। यहां पर इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, इसको किनारे कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर अब होता क्या है, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। एक अमीनो एसिड इस तरह से आएगा, NH2CH कोई R मान लेते हैं, यहां पर C डबल बॉन्ड O और OH। दूसरा अमीनो एसिड सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, मान लेते हैं, ठीक है, प्लस H। अब ये जो H है ना, NH2 का H में एक H अलग कर दे रहा हूं, साथ में N और एक H को साथ कर दे रहा हूं मैं, जिससे कि चीजें हमारे पास समझने में आसानी रहे। मान लेते हैं ये कोई R1 होगा, ये कोई R2 होगा, दोनों R अलग अलग हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा। तो होता क्या है, एक अमीनो एसिड्स का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, एसिड वाला ग्रुप, दूसरे का अमीन वाले ग्रुप, ये दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, मिल करके ये क्या निकला यहां से, वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां पर क्या रह जाता है, ये C डबल बॉन्ड O ये निकल गया, और N और H। तो एक्चुअल में ये जो बॉन्ड यहां बनके तैयार हो गया, देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये वाला बॉन्ड है ना, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। अब देखो मोनोपेप्टाइड में एक बॉन्ड है, एक और होगा, यानी कि तीसरा जुड़ जाएगा तो डाइपेप्टाइड, दो पेप्टाइड हो जाएंगे, दो बॉन्ड हो जाएंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसका किससे मिलके बनता है, एसिड और अमीन से मिलके बनता है। क्लियर होगी बातें, पेप्टाइड बॉन्ड आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आगे इसमें आती रहेंगी, हम समझते रहेंगे। अब मैं यहां पे देख सकता हूं कि यहां पर ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है, इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, इसको कई बार ऐसा कर देते हैं, कार्बोनिल हो जाता है एक्चुअली, ये है ना, डबल बॉन्ड हो। ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, ये तो इतना आना ही चाहिए, इतना अगर नहीं आता है तो प्रोटीन्स के कुछ क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ सकती है। अमीनो एसिड का बेसिक बात समझ में आ गई होगी, कुछ और बातें आएंगी समझेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में सेट, दो अमीनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। अब वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकल गया तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग कई बार रेसिड्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेसिड्यू। तो अब जो ये है हम यहां कह देते हैं कई बार अमीनो एसिड रेसिड्यू, अमीनो एसिड
रेसिड्यू बोल देते हैं। रेसिड्यू मतलब जो चीज बची हुई है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो बच गया वो रेसिड्यू बोल दिया गया। ये अमीनो एसिड हो गया, ठीक है ना, ये मोनोमर। अब ये ऐसे जुड़ते जुड़ते 50, 60, 100 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, तो वो जो पूरी चेन बन के तैयार हो जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोल देंगे। वो समझेंगे प्रोटीन का भी क्या सीन है, अभी उसको भी समझेंगे अभी हम लोग। तो मेरे ख्याल से अमीनो एसिड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहां पे देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं, बड़ा मजा आएगा अब, ठीक है, समझते हैं बात को। अमीनो एसिड्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मतलब जिनके अंदर कार्बन होते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ बेसिक अमीनो ग्रुप। अच्छा, अमीन कैसा होता है, NH3 डॉट, है ना, ये मेरा कैसा ग्रुप है, बेसिक है, ये बेसिक इन नेचर होता है, लोन पेयर ल्यूइस बेस है ये। एंड एन एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप, COH ग्रुप, ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि समय पड़ने पर ये अपने अंदर से ये H+ आयन को रिलीज कर देगा, तो ये एसिडिक हो गया। तो अमीनो एसिड्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ बेसिक अमीनो ग्रुप, अमीन NH2 एंड एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH एंड एन ऑर्गेनिक R ग्रुप। अब देखो ये R ग्रुप के बारे में बात आई, ठीक है, ये कैसा है, ये भी ऑर्गेनिक है, कार्बन कंटेनिंग होता है, एक R ग्रुप होता है, और इसी को हम लोग साइड चेन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, साइड चेन। दैट इज यूनिक, यूनिक मतलब अनोखा, बिल्कुल अलग होगा, टू ईच अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उन सब में ये R की वैल्यू अलग होगी। दिखाता हूं अभी, देखो, द टर्म अमीनो एसिड इज शॉर्ट फॉर अल्फा अमीनो या अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअल में नाम क्या है, अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम है, तो हम लोग बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड, कार्बोक्सिलिक गायब कर देते हैं। अब अल्फा क्यों बोलते हैं वो बात ही मैंने समझाई, यहां पर सारे अल्फा ही मिले, इसलिए अब जनरली हम अल्फा ही बोलते हैं या बोल देते हैं। अब समझो यहां पे आर का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, स्ट्रक्चर को फिर समझते। देखो मैंने स्ट्रक्चर दिया बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, ये अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, दिस इज द अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये H लगा हुआ है, साइड में साइड चेन R लगी हुई है, क्लियर है। अब देखो यहां पे मैंने सारे जितने अमीनो एसिड्स बहुत सारे पाए जाते हैं इस पूरी दुनिया में, हमारी बॉडी में केवल कितने हैं, 20 हैं। कितने हैं, 20। अब जरा बात को बहुत कायदे समझना, जहां ज्वाइंट होता है क्या होता है, कार्बन, एक तरफ COH एक तरफ NH, H होता है, ये इतना स्ट्रक्चर तो कॉमन बताया था। अब क्या लग गया, R की जगह पे, मैंने जैसे ऊपर बताया था, R की जगह पे क्या लग सकता है, H भी लग सकता है। तो यहां पर इस बार R की जगह पे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। सबसे सिंपल होता है ये, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। अब देखो यहां पे अब क्या H नहीं दिखाया, ये कार्बन बीच में, इसमें एक तरफ H और लगा लो, तो इतना स्ट्रक्चर तो सब में सेम ही रहने वाला है ना। इस बार क्या लगा, ये CH3 लग गया R की जगह पर, तो एलानाइन। अब देखो यहां पर क्या लग गया, अब देखो यहां पर एक H है ना, वो H अंडरस्टूड है। अब ये वाला पार्ट आ गया, यहां पर क्या है, CH2 यानी कि अल्कोहल लगा हुआ है। अब देख सकते हैं यहां पर ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग, मतलब इतना पार्ट सब में सेम मिलेगा। ये S लग गया, S सल्फर भी लगता है, थायोल। अब हम यहां देख सकते हैं, ठीक है, इतना पार्ट सेम है, वेलाइन में आ गया। आगे आए तो ये देखो, ये यहां पर क्या आ गया, एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग आ गई है। ये पार्ट देख रहे हैं यहां पर, ये क्या हो गया, ये N, ये यहां पर C लगा हुआ है, ये N, और यहां पर एक रिंग बन गई है, तो ये प्रोलाइन आ गया, ये है ना, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। ये क्या होती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इस N यहां पर क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। एरोमेटिक बेंजीन रिंग आ गई, तो ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। तो कोई यहाँ पे नाम भी है, सबसे छोटे हैं, स्मॉल, ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, न्यूक्लियस पे अटैक करने वाले होते हैं, ठीक है। देन हाइड्रोफोबिक, ये पानी से भागेंगे, वेलाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनाइन, प्रोलाइन, ठीक है। देन एरोमेटिक, जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाएगी, ये पक्के एक दो याद रख लेने हैं, फिनाइल एलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। देन एसिडिक, जो एसिडिक होते हैं। अब एसिडिक क्यों है, खुद सोच लो, एक मोटा मोटा, एक जैसे नहीं बच्चे होते समझने का आता है, अच्छा यहाँ पे 2 एसिडिक ग्रुप लगे हुए हैं भैया, इसीलिए क्या हो गया, ये एसिडिक हो गया। यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे, COH, वो एसिडिक हो जाएंगे, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड देखो यहाँ पर एक COH ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा हो गया एसिड। आगे आए तो एमाइड, CONH2, एमाइड क्या होता है, CONH2, है ना, तो ये अमाइड हो गए। देन बेसिक, अब यहां पे देख सकते हैं हम लोग, अमोनिया अमोनिया अमोनिया, 3 अमीन लगे हैं, तो बेसिक इन नेचर हो गया। ये यहाँ पे देखो 1 2, ये भी बेसिक हो गया, 1 2 3 4, यहाँ 4 लगे हुए, ये भी बेसिक हो गया। तो ये इस तरह से हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं पूरे 2020 कि किस तरीके से केवल R के चेंज होने की वजह से, केवल R, बाद बाकी इतना स्ट्रक्चर सब में देखोगे, सब में इतना स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, सेम मिलने वाला है। ये बात मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है।
अब पढ़ ले, रीड कर ले। अब क्या रह गया, रीड करना रह गया। स्ट्रक्चर समझ में आ गया, फिर रीड करना रह गया। डेफिनेशन होगी हमारी क्लियर। अब क्या कह रहा है, ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स अ सेंट्रल कार्बन सी। अब इसी को एक्सप्लेन कर रहा है भाई, हर एक मॉलिक्यूल में एक सेंटर सी होता है, कॉल्ड द अल्फा कार्बन। भाई यही अल्फा हो गया ना, क्यों? क्योंकि COH इससे लगा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोल देते हैं। ठीक है। टू विच बोथ, जिस पर दोनों एन अमीनो एसिड, एक अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, दोनों ये कार्बोक्सिल हो गए, दोनों अटैच हो रखे हैं। द रिमेनिंग 2 बॉन्ड, जो बचे हुए 2 बॉन्ड है, ठीक है, ऑफ द अल्फा कार्बन एटम आर जनरली सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एटम एंड द आर ग्रुप। हो गया। देखो इसी को, ये स्ट्रक्चर समझ लिया तो बस फिर ये याद थोड़ा ना करना है, ये थोड़ा ना याद करेंगे, तो समझने के लिए है हमारे, है ना। किसी और रटते बैठ भाई इसको पढ़ ले, इसी स्ट्रक्चर को तो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, लिख लेंगे खुद से। बात समझ में आ रही है ना? ये ठीक है, काट दिया मैंने, ये थोड़ा एक्साइटमेंट ज्यादा हो गया तो, बट हाँ ये लिखना मतलब बता रहा हूं मैं कि चीजें रटनी नहीं है, समझनी है। समझ लोगे तो बड़ा आसान है। द अमीनो एसिड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन पर्टिकुलर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर ग्रुप। जो अमीनो एसिड होते हैं डिफर होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, इन पर्टिकुलर केमिकल स्ट्रक्चर, जो अपने स्ट्रक्चर में, फ्रॉम द आर ग्रुप। अभी मैंने दिखाया सब में आर ग्रुप अलग हो जाते हैं, सबकी नेमिंग अलग हो जाती है, सब अलग अलग हो जाते हैं। द फॉर्मूला ऑफ जनरल अमीनो एसिड, ये जनरल अमीनो एसिड का फॉर्मूला आ गया। और जो सारे अमीनो एसिड हैं उनके आर बदलते रहे, ये मैंने यहां दिखा दिया। याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक 1-2 याद रख लेना, जैसे कि एरोमेटिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना है एरोमेटिक, और सबसे ग्लाइसिन पक्का याद रखना है, क्योंकि इसमें एक खासियत आने वाली है, अभी कायरलिटी वाली बात आएगी। ये कायरलिटी नहीं दिखाता है। कायरलिटी क्या होती है, याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम याद दिला देंगे। नाउ क्लासिफिकेशन, फिर कह रहा हूं, मैंने क्लास पहले भी कहा, क्लासिफिकेशन ना कई तरीके से है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहां पर एक क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर मतलब एलिफेटिक, स्टेट चेन। एलिफेटिक क्या होते हैं, जो स्टेट चेन वाले होते हैं। स्टेट चेन कैसे हैं, ये देखो, ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है। ठीक है, ठीक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। तो एलिफेटिक जो स्टेट रहते हैं और जिनमें रिंग वगैरह आ जाती है, वो एलिफेटिक नहीं रह जाते हैं फिर। देन एरोमेटिक, फिनाइल एलानिन टायरोसिन, एरोमेटिक वाले आ गए। देन हेट्रोसाइक्लिक में इकलौता कौन है, प्रोलिन। याद रखेंगे, हेट्रोसाइक्लिक में इकलौता कौन है हमारे पास, प्रोलिन। इकलौता कौन है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक में, वो रहा प्रोलिन, है ना। केवल इकलौता एक ऐसा है जिसमें रिंग के अंदर ही एन आ गया है, रिंग के अंदर ही एन आ गया, तो हेट्रोसाइक्लिक। नाउ एलिफेटिक का ही मेन है, इसी में न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब जिनके अंदर अमीन और हम कह सकते हैं एसिड ग्रुप बराबर होंगे। एसिडिक होते हैं, अल्कलीन होते हैं, अमीनो एसिड विद सल्फर कंटेनिंग होते हैं। ये याद रख लेंगे, सल्फर वाले। हेट्रोसाइक्लिक और सल्फर कंटेनिंग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनाइन। सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनाइन। क्लियर है? अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कर रखा है, वो क्लासिफिकेशन है हमारे ऊपर बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, न्यूट्रिशन मतलब अमीनो एसिड की हमें जरूरत क्या है। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होती है जो हमारी बॉडी खुद से बना लेती है, हम खाना खाएं अन्यथा ना खाएं, वो बॉडी खुद बना लेती है। जब खुद ही बना ले रही है, खाना खाने की जरूरत ही नहीं है, तो जरूरत ही नहीं है ना उनकी, तो नॉन एसेंशियल हो गए, जरूरत ही नहीं है। और जो खाना खाने के बाद खाने से ही मिलेंगे वो भाई जरूरी, यानी कि उन जरूरी वालों के लिए हमें खाना खाना पड़ता है, तो वो एसेंशियल हो गए। तो देखो वही काटा है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ये क्या आ गया, एसेंशियल। These amino acids cannot be synthesized in the body, बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं ये, and have to be present essentially in diet, उसको डाइट में होना जरूरी है। एग्जाम्पल क्या है, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनाइन याद कर लेंगे, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलानिन। सेमी एसेंशियल, दिस अमीनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बट रेट ऑफ सिंथेसिस इज लेसर देन द रिक्वायरमेंट। इनको हमने सेमी एसेंशियल बोल दिया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास इसेंशियल में आ जाते हैं। नॉन इसेंशियल में क्या है, यहां पर क्या है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रफ्तार से नहीं बन पा रहा है ना। चाहिए 10 ग्राम, बन रहा है 2 ग्राम या 5 ग्राम, तो कहीं ना कहीं बाहर से लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल, दीज अमीनो एसिड आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, हमारी बॉडी में खुद से बन जाते हैं जितनी जरूरत है। दस देयर एब्सेंस इन द डाइट डज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड द ग्रोथ, हम खाने में अगर वो अमीनो एसिड नहीं भी मिल रहा तब भी काम चल जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, ग्लाइसिन, एलानाइन एंड अदर रिमेनिंग अमीनो एसिड, इनके अलावा जो बच गए वो ये हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं मोटा मोटा, अगर हम लोग इसको ब्रेक कर दें तो एसेंशियल अमीनो एसिड 10 हैं और 10 ही हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। क्लियर है, नाम यहां पर याद कर सकते हो।
थोड़ा सा आते हैं हम लोग, अब बात करते हैं, दो टॉपिक और हैं इसमें, कायरलिटी और एसिड बेस प्रॉपर्टी। तो कायरलिटी का मतलब क्या होता है? मेरे ख्याल से कायरलिटी के बारे में बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कायरलिटी क्या होती है हमको पता है, कोई भी ऐसा केमिकल है ना जो जब सॉल्यूशन में होता है तो यहां से जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यहां से मैं छोड़ता हूं तो या तो उसको लेफ्ट रोटेट करा देगी या वो राइट रोटेट करा देगी। पढ़ चुके हैं ना सारी चीजें हम लोग, ठीक है। तो यही क्या है, ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल कहते हैं। और जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कायरलिटी। अब कौन ऐसा शो करता है? ऐसे कार्बन जिनकी चारों बॉन्डिंग, मान लो जैसे यहाँ पे मान लो H लगा है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ Cl लगा हुआ है, यहाँ Br लगा हुआ है। ऐसे कार्बन जिनके चारों बॉन्ड पे अलग अलग मॉलिक्यूल लगे हुए हैं या एटम लगे हुए हैं, वो कार्बन कैसा होता है? कायरल होता है। वो कार्बन कैसा होता है? कायरल। तो हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से देख सकते हैं, केवल इसको देखें, यहां पर इस कार्बन पे दोनों H सेम है, इसके अलावा कोई भी कार्बन, अल्फा कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी अल्फा कार्बन ऐसा नहीं है जिसके क्या है, दो बॉन्ड या दो से ज्यादा बॉन्ड सेम हो, सब में अलग है। इसीलिए इसको छोड़ के, ग्लाइसिन को छोड़ के सब के सब क्या है? कायरल है। सब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। कायरल मतलब शो करते हैं क्या? ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब लाइट के लिए कैसे हैं ये? सेंसिटिव होते हैं, यानी कि लाइट को ये लेफ्ट या राइट में रोटेट करवा सकते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। कायरलिटी बात समझ में आई? आगे आते हैं। ऑल द अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर कायरल मॉलिक्यूल, ये कायरल होते हैं। That is, they exist in two optically active asymmetric form called enantiomer, है ना। एक को हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं, एक को हम लिवोरोटेटरी बोलते हैं, और उन दोनों को मिला करके हम आपस में क्या बोलते हैं? enantiomer बोलते हैं। That are the mirror image of each other, ये एक दूसरे की क्या होती है? मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज का क्या मतलब है कि इसमें जैसे मान लो इसको मैं यहां रख दूं तो यहां पर ये क्या बनेंगी? CH3 CH Cl और Br। ये ऐसे तो मिरर इमेज है, लेकिन रोटेट करा देंगे तो एक के ऊपर एक नहीं आएंगे, है ना। एक को मैं ऐसे पकड़ लूं, इसको घुमा दूं और लेके आऊं इसके ऊपर तो एक के ऊपर एक नहीं आएंगे, बट ऐसे क्या लग रहे हैं? ये मिरर इमेज लग रहे हैं। वन enantiomer इज डेजिग्नेटेड एज D डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड अदर इज L लिवोरोटेटरी, जो लेफ्ट साइड में रोटेट कराता है लाइट को। क्लियर है बातें? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स ऑलमोस्ट ऑलवेज possess ओनली द L कॉन्फिगरेशन। ये भी एक बात यहाँ पे देखो निश्चित हो गई। जो प्रोटीन में पाई जाती है हमारे, वो ज्यादातर सबके सब कैसी होती हैं? ऑलमोस्ट लगभग कैसी है? सबकी सब एल हैं। सबकी सब लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कराएंगी। क्लियर है? नाउ एसिड बेस प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं अभी हमने क्लासिफिकेशन में देखा है, एसिड और बेसिक और अल्कलीन होती हैं ये, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फ्री अमीनो एसिड, फ्री जो बंधा हुआ नहीं है ना, यानी कि प्रोटीन में नहीं बंधा हुआ है, बंद करके उसने प्रोटीन नहीं बना लिया, फ्री है, is the existence of both a basic and acidic group at the alpha carbon। अल्फा कार्बन पे एसिडिक या बेसिक ग्रुप का होना। Compounds such as amino acid that can act as either an acid or base are called amphoteric। और ऐसे अमीनो एसिड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। कॉमन शब्द है, सबको पता होगा एम्फोटेरिक, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए। तब बेसिक अमीनो ग्रुप टिपिकली हैज पीके बिटवीन 9 to 10। जो बेसिक होते हैं उनका जो पीके की वैल्यू होती है 9 से 10 के बीच में होती है। पीके ना एक एसिडिक वैल्यू की स्ट्रेंथ होती है। वाइल द एसिडिक अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप हैज पीके दैट इज क्लोज टू 2, है ना। जो एसिडिक होते हैं उनका जो पीके होता है 2 के बीच में होता है। द pKa of a group is the pH value at which the concentration of the protonated group equal to that of the unprotonated group। कह रहा है द pKa of a group is the pH value। ये एक pH वैल्यू होता है at which concentration of the protonated group equal to that of the unprotonated, thus at physiological pH। अब यहां पे देखो बात क्या हो रही है, एक्चुअली थोड़ी सी यहां पे लैंग्वेज घूम गई है। ये कहना चाह रहा है एक pH ऐसा भी आता है हमारे पास, ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं जो हमारा फिजियोलॉजिकल pH है, जो हमारा बॉडी के अंदर pH पाया जाता है वो लगभग कितना है? 7 से 7.4 का है। द फ्री अमीनो एसिड एग्जिस्ट लार्जली एज डाइपोलर आयंस और ज़्यूटर। ये एक ऐसा pH होता है जहां पर जो प्रोटोनेटेड और अनप्रोटोनेटेड दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। कैसे एग्जिस्ट करेंगे? इक्विलिब्रियम में, बताता हूं मैं अभी, ठीक है, क्या मतलब है इसका। चलो इसको देख लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, ये देख रहे हो जैसे ज़्यूटर आयन है ये, ठीक है, और यहीं पर ही अगर मैं यहां बना दूं,
ये इस टाइप से इक्विलिब्रियम बन जाता है, CH COOH R और NH2। तो प्रोटोनेटेड और अनप्रोटोनेटेड, ठीक है ना, ये आपस में कैसे रहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं। ये हमारा एक किस पीएच पे रहते हैं, और ये पीएच कौन सा हमारा, ये बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल पीएच है जिस पे हमारी बॉडी काम करती रहती है, हमारा ब्लड काम करता है, मेटाबॉलिज्म काम करता है, यानी कि 7 से 7.4। द फ्री अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट लार्जली एज, जो अमीनो एसिड है वो ज्यादातर कैसे रहते हैं, वो ज्यूटराइन की फॉर्म में रहते हैं। कैसे रहेंगे, ज्यादातर ज्यूटराइन की फॉर्म में रहेंगे। अब ज्यूटर का मतलब क्या होता है, जर्मन में इसको कहा जाता है हाइब्रिड आयन। अ ज्यूटराइन कैरीज एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ग्रुप। ज्यूटराइन का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हो। खैर ये अपने मतलब का नहीं है। अब ज्यूटराइन का मतलब क्या है, यहां पर हम देख सकते हैं कि ये देख रहे हो हमारी बॉडी में फ्री अमीनो एसिड ऐसे रहता है, इस तरीके से नहीं पाए जाएंगे, बहुत कम, ना के बराबर। अब होता है क्या है, पीएच अगर क्या हो जाए, कम हो गया तो ये कैटायनिक फॉर्म में आ जाएगा, पीएच अगर बढ़ जाएगा तो ये एनायनिक फॉर्म में आ जाएगा, हाई पीएच पे। तो हम देख सकते हैं लो पीएच का मतलब क्या है, H+ बढ़ जाएंगे। जब H+ बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो लोन पेयर थे इसके पास, वो H+ को रिसीव कर लेंगे और प्लस की फॉर्म में आ जाएगा। एट हाई पीएच का मतलब H+ गिर गए हैं तो ये अपना H+ निकालेगा और ये अपना न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, द पीएच एट विच ज्यूटराइन एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जिस पीएच पर ज्यूटराइन एग्जिस्ट करता है, 20 अमीनो एसिड है, हर किसी अमीनो एसिड के लिए पीएच अलग होता है जिस पीएच पे वो लोग ज्यूटराइन बनाते हैं, थोड़ा बड़ा वेरी करता है। बिकॉज एट दिस पीएच इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक्चुअल में देखो, यहां देखो जितना प्लस उतना माइनस, तो इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। यहां ये पॉजिटिव है, यहां ये नेगेटिव है, तो ऐसा पीएच, तो इसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा गया है, जहां पर आइसो इलेक्ट्रिसिटी एक जैसी हो गई, यानी कि न्यूट्रल हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को याद रखेंगे। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कुछ नहीं होता है, एक ऐसा पीएच है जहां पर ज्यूटराइन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। या ज्यूटराइन एग्जिस्ट करने के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर ज्यूटराइन एग्जिस्ट करेंगे। तो ये ज्यूटराइन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जो हमें को यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसेंशियल हमने ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे इसका देख ही लिया है। अब इसमें आता है जो एक और चीज हमारे पास जो हमको पढ़नी है, वो है इसका बायोलॉजिकल रोल। क्या है इसका, बायोलॉजिकल रोल। अब बायोलॉजिकल रोल हमारी बॉडी में क्या क्या है, तमाम बातें लिख सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर। अमीनो एसिड सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। सबसे बेसिक तो यही है, अभी भी सिखाया था। मोनोमर होते हैं, इनसे मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन बनाने में हेल्प करती हैं। सम अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन फ्री फॉर्म इन ह्यूमन ब्लड। कुछ फ्री फॉर्म में हमारे बॉडी में, ब्लड में पाई जाती हैं। दे आल्सो सर्व एज प्रीकर्सर फॉर हार्मोन। प्रीकर्सर मतलब जिससे बनती हैं चीजें। हार्मोन भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। तो हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, प्यूरिन्स बनाने में हेल्प करता है, पायरिमाइडिन्स, पोरफायरिन्स। अब ये प्यूरिन और पायरिमाइडिन हमारे डीएनए में जाके लगते हैं, ठीक है। डीएनए वाले में और डिटेलिंग आएगी। विटामिन्स एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट अमीन्स लाइक हिस्टामाइन, है ना। जो हिस्टामिन होता है एलर्जी क्रिएट करता है, या ध्यान होगा थोड़ी बहुत कुछ बातें हिस्टामिन के बारे में बात, हम मास्ट सेल रिलीज करता है, ठीक है। इन सब का प्रिकर्सर है, यानी इन सब को बनाने में हेल्प करता है। पेप्टाइड्स हैव मेनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन। ओके, अब यहाँ एक वर्ड आ गया पेप्टाइड्स। 3-4 अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड चेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड चेन, है ना। जैसे कि मान लो अमीनो एसिड 1 जुड़ गया अमीनो एसिड 2 से, तो ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। फिर आ गया अमीनो एसिड 3, फिर आ गया अमीनो एसिड सपोज 4, तो ये क्या हो गया, एक पेप्टाइड चेन। ये प्रोटीन नहीं है, दिस इज द पेप्टाइड चेन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड चेन। अब छोटी छोटी पेप्टाइड चेन हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं ये। तो पेप्टाइड्स हैव मेनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन। सम ऑफ देम आर हार्मोन्स, कुछ उसमें हार्मोन्स होते हैं। दे आर यूज्ड एज एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक की तरह भी काम कर सकते हैं, और एंटी ट्यूमर एजेंट, है ना, जो ट्यूमर को खत्म करते हैं। सम पेप्टाइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन। कुछ जो पेप्टाइड्स होती हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन में काम करती हैं। तो पेप्टाइड बनी किससे है, अमीनो एसिड से। सम पेप्टाइड्स सर्व एज न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी हेल्प करती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर उम्मीद है अब समझ में आता होगा, जो हमारे नर्व एंडिंग है, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन पढ़ चुके हैं ना हम लोग, ठीक है। जो हमारी नर्व एंडिंग है उससे जो निकलता है। अमीनो एसिड्स प्रोलाइन प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड डैमेज। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर, प्रोलीन जो है वो फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड डैमेज, जो फ्री रेडिकल से डैमेज क्रिएट होता है उससे हमको बचाता है। सम पेप्टाइड्स आर इन्वॉल्वड इन रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल एंड एपोप्टोसिस। कुछ पेप्टाइड सेल साइकिल और एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। एपोप्टोसिस पता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ,
एपोप्टोसिस क्या होती है? सेल का मरना एक प्रोग्राम तरीके से। फिर अगर हम एक एक की बात कर लें, कुछ यहाँ खास मैंने यहाँ पे एक निकाल दिया है, जैसे आइसोल्यूसिन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। तो भले ऐसे याद ना रहे आइसोल्यूसिन करके, तो लिख सकते हो क्या? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रिवेंट मसल वास्टिंग इन डेबिलिटेड इंडिविजुअल, जो कमजोर लोग होते हैं उसमें मसल को वास्टिंग मतलब खराब होने से रोकता है। प्रमोट हीलिंग ऑफ स्किन एंड ब्रोकन बोन्स, बोन जो टूटे होते हैं उनको हील करने में हेल्प करता है। वेलाइन इन्फ्लुएंसेस ब्रेन अपटेक ऑफ अदर न्यूरोट्रांसमीटर, ब्रेन दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स को अच्छे से ले सके उसमें हेल्प करता है, ठीक है। हिस्टिडीन प्रोडक्शन ऑफ रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, तो इस तरीके से तमाम इसके फंक्शन है। और बल्कि अगर भूल जाओ तो बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं, 8-10 याद कर लो, वरना यहीं से याद करो। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, स्किन और बोन रिपेयरिंग, न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, हिस्टिडीन क्या हो गया? रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स में। लाइसिन इनहिबिट वायरस को रोकता है, ठीक है, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ हर्पिस जो वायरस इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और मेथियोनाइन इंक्रीज द एंटीऑक्सीडेंट लेवल, हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को बढ़ाता है ग्लूटाथायोन का। फिनाइल एलानिन प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, ठीक है, जो भी एक फाइबर प्रोटीन होता है। थ्रियोनाइन प्रिवेंट द फैटी बिल्डअप इन द लिवर के अंदर फैट को बिल्डअप नहीं होने देगा। ट्रिप्टोफैन प्रिवेंट द फैटी बिल्डअप इन द लिवर, प्रिकर्सर ऑफ की न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन, ये सीरोटोनिन का प्रिकर्सर होता है। तो तमाम इसके रोल हैं, जो पसंद हो तुमको वो 10 याद कर लो, ठीक है, जो तुमको अच्छे लगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और ये है हमारा इधर पे माइंड नर्चर ऐप का बेसिक फीचर्स कि क्या क्या यहाँ तुमको मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे यहाँ जुड़ चुके हैं, ठीक है, और इस ऐप का फायदा उठा रहे हैं। तो माइंड नर्चर ऐप के बारे में चीजें पता ही है, कोई डाउट हो इसके बारे में तो मुझे कॉल करना, ठीक है। और रिवीजन पक्का करते रहो, चीजें रिवाइज करते रहो। जहां एग्जाम्पल है वहां एग्जाम्पल याद करो, जहां क्लासिफिकेशन है वहां पे क्लासिफिकेशंस को फ्लो चार्ट की फॉर्म में धीरे धीरे करके याद करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। रिवीजन बहुत जरूरी है, और अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो रिवीजन ही करना है, ठीक है। रिवीजन करने का मतलब क्या? एक बार पढ़ चुके हो फिर रिवीजन करना है, ठीक है ना। और ऐप की चाहो तो हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट।